आज जिन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, जिन विषयों पर क्या एक ही विषय पर चर्चा करेंगे वो है राजद्रोह। लेकिन उसके साथ एक और भी विषय है और वो है देशद्रोह। राजद्रोह देशद्रोह में अंतर देखेंगे। आजकल राजद्रोह बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं सुर्खियों में है, बहुत सारे लोगों का अगेंस्ट लगाया गया है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामले में केंद्र से पूछा भी है कि भाई आपकी ओपिनियन क्या है। तो केंद्र ने अपने दूसरे हलफनामे में ये कहा है कि वो इस पर पुनर्विचार करेगा और इसकी समीक्षा करेगा। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया है और एक दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ठीक है, जब तक केंद्र अपना ओपिनियन इस पर नहीं दे देता तब तक राज्य, अब बेहतर होगा कि राज्य 124 ए, धारा 124 ए आईपीसी इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता की, उस पर उसके तहत राजद्रोह का केस दर्ज न करें। ठीक है। और जब केंद्र इस पर अपना ओपिनियन दे देगा तब उसके बाद से फिर राज्य जैसे करेंगे, जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। लेकिन जो केस पहले से चल रहे हैं उसमें जो पीड़ित व्यक्ति है वो जमानत की अर्जी लगा सकता है। कुल मिलाजुला करके कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजों के जमाने में बहुत सारे कानून बने थे जिनमें से अधिकांश का उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए जो हमारे नायक थे उनकी आवाज को दबाना था या राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना था। उदाहरण के लिए 1859 दिसंबर में टीवी आप थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जिसको इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता का जनक माना जाता है, उसने वो दिसंबर 1959 में उसका देहांत हो गया। 1859 में उसका देहांत हो गया। 1859 के पहले उसने लॉर्ड कैनिंग को, जो कि 1858 के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल आप कह सकते हैं, कि जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके और यहाँ का शासन सीधे अपने हाथ में लिया, पार्लियामेंट के तहत चला गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत, तो उसके तहत भारत के पहले गवर्नर जनरल और पहले वायसराय भी हैं। तो उनको लॉर्ड मैकाले ने ये इंडियन पीनल कोड का ड्राफ्ट सौंप दिया था, जिसे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद ने 1860 में एडॉप्ट किया था। आप सभी लोगों को पता है कि भारतीय दंड संहिता का जनक इसीलिए टीवी मैकाले को माना जाता है। थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जिसको शॉर्ट में लॉर्ड मैकाले कहा जाता है, उसको माना जाता है। तो उस समय 124 ए नहीं था, उसमें सिंपल 124 था। 121 था, 124 था। 121 देशद्रोह से संबंधित था, 124 राजद्रोह से संबंधित तो नहीं था, लेकिन राजद्रोह जैसे मिलते जुलते मामलों से संबंधित था। राजद्रोह का मतलब हुआ राजा या राज के अगेंस्ट। ब्रिटेन की हुकूमत को राज कहा जाता था, RAJ, जैसे राज का शासन। तो राजा या रानी के शासन, चूंकि वहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है अंग्रेजों के यहाँ, वहां हमारे यहाँ के तरह से गणतंत्र तो है नहीं, वहां वंशानुगत आधार पर राजा या रानी होते हैं, उनको क्राउन कहा जाता है। एक समवेत शब्द है क्राउन, यानी कि मुकुट। चाहे वो साम्राज्ञी हो, जैसे वर्तमान एलिजाबेथ द्वितीय जो है वो 1952 से साम्राज्ञी हैं और अपने पिता के मृत्यु के बाद से ही वो साम्राज्ञी बनी और तब से लेकर आज तक वो साम्राज्ञी हैं। तो वहां चाहे सम्राट हो या साम्राज्ञी हो, उसको क्राउन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है वहां जो क्राउन होता था, उस समय क्वीन विक्टोरिया थी। 1835 से 1901 तक क्वीन विक्टोरिया वहां की शासिका थी। उसके समय में टीवी मैकाले ने इंडियन पीनल कोड ड्राफ्ट किया था, उसका मसौदा तैयार किया था और लॉर्ड कैनिंग की सरकार को दिया था। वो एक चेस्ट महिला थी, वो एक बहुत ही सख्त महिला थी। वो अनुशासन को दूसरे तरह से देखती थी, वो स्त्री पुरुष संबंधों को भी शक की निगाह से देखती थी। इसलिए उस समय बहुत सारी बातें ऐसी की गई जो कि उसको खुश कर सकें, उसको सूट कर सकें। तो 1860 में 1859 दिसंबर में मृत्यु के पहले लॉर्ड मैकाले ने इसका ड्राफ्ट लॉर्ड कैनिंग को सौंप दिया था। लॉर्ड कैनिंग की जो कार्यकारी परिषद है, जिसको आज हम मंत्री परिषद कहते हैं आज की डेट में, वो उस कार्यकारी परिषद ने इसको पारित कर दिया था 1860 में। और इसी के तहत 1862 में भारत में पहला हाई कोर्ट जो है कलकत्ता में स्थापित हुआ, उसके बाद बॉम्बे, फिर मद्रास में, उसके बाद धीरे धीरे फिर इलाहाबाद, फिर आगे चल करके अन्य जगहों पर जिसमें पटना वगैरह भी शामिल हैं। इस तरह से हाई कोर्ट स्थापित होते चले गए। लेकिन उसके 10 साल बाद 1870 में लॉर्ड मेयो के समय में
देश में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा था, उसको दबाने के लिए, राष्ट्रवादी नेताओं की आवाज को दबाने के लिए 1870 में लॉर्ड मेयो की सरकार के समय इसका संशोधन करके इसमें 124 ए कैपिटल जोड़ दिया गया और इसी 124 ए को राजद्रोह कहा जाता है, यानी राजा के विरुद्ध विद्रोह। तो राजा या रानी की परंपरा अंग्रेजों की थी, अंग्रेजों की हुकूमत को भारत में राज कहा ही जाता था, तो 124 से उस समय जोड़ा गया। बाद में चल करके बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, वीडी सावरकर, सरदार भगत सिंह जैसे लोगों के विरुद्ध इसका प्रयोग किया गया। इसमें 4-5 बातें कही गई, जैसे कि अगर आप सरकार के विरुद्ध कोई भी, चाहे शाब्दिक, चाहे शब्द में कहें, वर्ड में कहें या संकेत में कहें, या कोई भी इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करें, प्रतिनिधित्व करें जिससे कि सरकार के विरुद्ध आपका स्टैंड लगता हो कि आपने कदम उठाया है सरकार के विरुद्ध, अथवा किसी अन्य माध्यम से अगर आप सरकार के विरुद्ध कोई आंदोलन करते हैं या खड़े होते हैं, तो ऐसी दशा में आपके विरुद्ध राजद्रोह का केस लगाया जा सकता था। राजद्रोह का केस बहुत सख्त है, इसमें 3 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा होती है और इसमें जमानत मिलना मुश्किल होता है। जनरली इसमें सेशन कोर्ट जो होता है, जिसको कि हम लोग सेशंस अदालत या अभियोजन अदालत भी कहते हैं, वह जिला अदालत को ही सेशंस अदालत कहते हैं। आपराधिक मामले में जब वो कोई चीज सुनवाई, किसी मुकदमे की सुनवाई करता है तो उसको सेशंस कोर्ट कहते हैं, और दीवानी मामले में उसको जिला अदालत कहते हैं। प्रशासन के मामलों में भी उसको जिला अदालत कहते हैं। तो सेशंस कोर्ट के नीचे वाला कोर्ट इसमें जमानत नहीं दे सकता। आपने देखा कि अभी हाल में नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा के विरुद्ध किस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार ने, उन्होंने केवल इतना ही कहा था कि वो मातोश्री के समक्ष जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इसे राजद्रोह माना गया और 124 ए के तहत आरोप तय कर दिए गए और नतीजा यह हुआ कि उन लोगों को लगभग 13 दिन जेल में रहना पड़ा। फिर सेशंस कोर्ट ने उनको जमानत दिया। तो इस प्रकार से यह कानून सख्त है और ऐसा नहीं है कि केवल महाराष्ट्र में ये हुआ, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स ने भी, कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स ने भी इसका प्रयोग किया है। सबसे ज्यादा तो इसका दुरुपयोग इंदिरा गांधी के समय में ही हुआ। ठीक है, वो 1000 से ऊपर लोगों को इसके तहत जो है गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, 165 या 265 कुछ इस तरह के मुकदमे इसके तहत दर्ज किए गए थे। सबसे ज्यादा इसका दुरुपयोग आप कह सकते हैं इंदिरा गांधी के समय में ही किया गया था, और इंदिरा गांधी जब इससे भी काम नहीं बना तो उन्होंने राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करी दिया 25 जून 1975 की मध्य रात्रि के बाद। खैर जो भी है, तो कुल मिलाजुला करके कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि 124 ए एक सख्त कानून है जो राजा यानी सरकार के विरुद्ध विद्रोह को लेकर के लगाया जाता है। इस मामले में पहला केस सुप्रीम कोर्ट के सामने 1962 में आया था। केदारनाथ सिंह वाद के नाम से जाना जाता है। ये एक्चुअली बिहार से रिलेटेड है। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य था, बाद में केदारनाथ सिंह बनाम भारत संघ हो गया था। कारण यह है कि ये इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए से संबंधित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन फ्रेम किए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने ये कहा था कि सरकार की आलोचना करना कतई राजद्रोह नहीं हो सकता। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में जब विनोद दुआ का केस चल रहा था, चूंकि ज्यादातर इसका इस्तेमाल पत्रकारों के अगेंस्ट सरकारें करती रही हैं। विनोद दुआ चूंकि मोदी सरकार के आलोचक रहे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन पिछले साल जुलाई में इस मामले की सुनवाई करते हुए और इसको रद्द भी कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। यही एनवी रमन्ना साहब जो इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्हीं की बेंच थी। ठीक है, इस बार तो एनवी रमन्ना, सूर्यकांत और हिमा कोहली, इन 3 लोगों ने इस पर विचार किया है। पिछले बार भी इसी तरह की स्थिति थी, एनवी रमन्ना उस बेंच को हेड कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि क्या आजादी के 75 साल बाद भी इस तरह के कानून की जरूरत है, केंद्र से पूछा। लेकिन वो पूछा, बात आई, बात चली गई। किंतु इस बार जो है उन्होंने न केवल पूछा केंद्र से, बल्कि इस मामले में एक गाइडलाइन भी फ्रेम कर दिया इस बेंच ने।
और समवेत किया है। दूसरे शब्दों में 3-0 से किया है। इसका सीधा मतलब है कि इसमें कोई स्प्लिट नहीं है। हालांकि ये डिवीजन बेंच ही है, ठीक है, और डिवीजन बेंच चाहता था कि इसे संविधान पीठ को दिया जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 की धारा 3 के अंतर्गत संविधान पीठ का गठन केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है और वहां कम से कम 5 जज होते हैं, ठीक है। तो केंद्र ने कहा कि नहीं, इसको संविधान पीठ को सौंपने की जरूरत नहीं है, हम खुद इस पर पुनर्विचार करेंगे और हम अपना मंतव्य स्पष्ट करेंगे कि इसमें क्या बदलाव किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि चलिए ठीक है, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप बताइए कि इसमें क्या बदलाव किया जा सकता है, फिर उसके बाद से हम कोई फैसला लेंगे। तो उसी के तहत जो है कल एनवी रमन्ना की बेंच ने यह टिप्पणी किया कि भाई जो राज्य सरकारें हैं वो कोशिश यही करें कि 124A के तहत तब तक कोई मुकदमा दर्ज ना करें जब तक कि केंद्र इस पर अपना मंतव्य स्पष्ट नहीं कर देता, और जिन लोगों के खिलाफ इस तरह इसके तहत केस किया गया है उन लोगों को जमानत के लिए अप्लाई करने का अवसर दिया जाए कि वो सक्षम न्यायालय में जाकर के और इसके जमानत की अर्जी लगा सकें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 124A हाल के दिनों में काफी इसका दुरुपयोग हुआ। जैसे उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं प्रवीण तोगड़िया, मोदी साहब जब उधर गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो प्रवीण तोगड़िया और जो वहां के पटेल साहब हैं जो कि कांग्रेस में जो जिन्होंने मोदी साहब के अगेंस्ट वहां झंडा बुलंद किया था, ठीक है, हार्दिक पटेल, और जो कि वहां के कार्यकारी अध्यक्ष भी कांग्रेस के बनाए गए थे, अभी भी हैं, अपनी समय ले थोड़ी तनातनी चल रही है, उनके अगेंस्ट भी राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था। अब आ जाइए दूसरा पहलू, राजद्रोह और देशद्रोह में क्या अंतर होता है। राजद्रोह हमने बताया राजा के विरुद्ध विद्रोह। दूसरे शब्दों में अगर आप चाहे शब्द में कहें, चाहे संकेत में कहें, चाहे आप जुबानी रूप से कुछ कहें, चाहे लिखित रूप से कुछ कहें, चाहे आप कोई रिप्रेजेंटेशन करें, कोई प्रतिनिधित्व करें, दूसरे शब्दों में कोई कार्टून बना, जैसे असीम त्रिवेदी ने कार्टून ही बनाया था बॉम्बे में और 2012 में उनके अगेंस्ट, उसमें तो कांग्रेस की सरकार थी, उनके अगेंस्ट भी राजद्रोह का केस दर्ज हो गया था, ठीक है, 12-13 की बात है। तो इस प्रकार से जो है ये चीजें, इसका काफी दुरुपयोग होता रहा है। तो राजा के विरुद्ध यानी सरकार के विरुद्ध कोई भी इस तरह की चीज जो कि सरकार को नागवार गुजरे, वो 124A के तहत आपको बुक किया जा सकता था और गिरफ्तार किया जा सकता था। जैसा मैंने बताया, इसमें जमानत मिलना बड़ी मुश्किल काम होता है और प्रायः जो है कोर्ट भी इसको अवॉइड करता है। जैसे आपने अभी देखा नवनीत राणा जो कि उधर अमरावती से सांसद हैं, निर्दल, और उनके पति रवि राणा, दोनों को गिरफ्तार किया गया था 124A में और हाई कोर्ट ने भी जमानत वहां बॉम्बे के हाई कोर्ट ने नहीं दिया। फिर मामला सेशन कोर्ट में गया, निचली अदालत में सेशन कोर्ट के नीचे वाली अदालत ने, यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल सेशन जज कह सकते हैं, कि अदालत ने इसको खारिज कर दिया था और उसके बाद फिर ये मामला हाई कोर्ट गया था। फिर हाई कोर्ट से फिर सेशन कोर्ट, मतलब सेशन स्तर का ही कोई जज इसको ये कर सकता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तभी कर सकता है जब हाई कोर्ट इस तरह का आदेश पारित करे, लेकिन जो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के सिंपल मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनको बिल्कुल इसमें कोई पावर नहीं है जमानत वमानत देने का। दूसरे शब्दों में इसकी धारा बहुत सख्त है और आगे कभी हम लोग मजिस्ट्रेटों के वर्गीकरण के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सामान्य प्रशासन के मजिस्ट्रेट आदि, रेवेन्यू मजिस्ट्रेट आदि में क्या अंतर होता है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं देशद्रोह और राजद्रोह के बीच अंतर। तो ये तो राजद्रोह का मामला रहा। राजा के विरुद्ध यानी सरकार के विरुद्ध किसी भी तरह की बात करना राजद्रोह। 124A आपको बताया गया, ये कैपिटल का मतलब जिसे बाद में जोड़ा गया। 124 तो मूल इंडियन पीनल कोड के ड्राफ्ट मसौदे का हिस्सा है, जिसे 1860 में लॉर्ड कैनिंग की सरकार ने पारित किया था, लेकिन 1870 में लॉर्ड मेयो के समय में 124 में ए कैपिटल जोड़ दिया गया था। यह एक अलग की धारा आप कह सकते हैं। कैपिटल में जब भी कोई चीज लिखा जाता है, चाहे वो संविधान में हो, चाहे इस तरह के किसी स्टैट्यूटरी यानी सांविधिक किसी टेक्स्ट में हो, उसमें जब भी कि कोई कैपिटल से कोई चीज दिखाई जाती है तो उसका मतलब वो अलग धारा है। तो 124 से बाद में जोड़ा गया था, 124 से 153A जैसी चीजें बाद में जोड़ी गई थी। तो अब आ जाइए, 121 में देशद्रोह की व्यवस्था है। धारा 121 उसी इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 121 में देशद्रोह की व्यवस्था। आप देशद्रोह कब मानेंगे? मान लीजिए
कश्मीर में कुछ लोग जो है पाकिस्तान का झंडा या आईएसआईएस का झंडा या तालिबान का झंडा बुलंद करते हैं, या सशस्त्र विद्रोह करते हैं, या देश के विरुद्ध कोई और कृत्य करते हैं, जासूसी कोई काम करते हैं। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा है और उस दौरान पाकिस्तान के साथ टावर लगा करके बातचीत कर रहे हैं, या चीन के साथ बातचीत कर रहे हैं, यहाँ का वाइटल इंफॉर्मेशन वहां दे रहे हैं, या हनी ट्रैप में फंसे हुए हैं। इन तमाम चीजों में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है 121 के अंतर्गत। उसमें AO, ABC ये सब नहीं है, वो धारा 121 है, वो भी इंडियन पीनल कोड का ही है। ये धारा 124A है, वो धारा अनुच्छेद नहीं है, धारा है, ठीक है। तो वो देशद्रोह है। तो देशद्रोह में भी इसी तरह से आजीवन कारावास की व्यवस्था है, और उसमें जमानत भी नहीं मिलती, उसमें हाई कोर्ट को पावर है जमानत देने का, तो थोड़ी और सख्त धारा है, ठीक है। लेकिन मटेरियल एविडेंस सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा गाइडलाइन है कि भाई इन सब मामलों में मटेरियल एविडेंस होना चाहिए, भौतिक साक्ष्य होना चाहिए, और वो रेलेवेंट होना चाहिए उस परिस्थिति से जिसके तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है, ठीक है। रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो 10 साल पहले का मामला हो और आज का मामला कुछ और हो और उसमें आप उसको प्रेजेंट करें। हाँ, पिछले प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, लेकिन फिर उस समय का साक्ष्य भी देना होगा। अगर आज की डेट में आपने गिरफ्तार किया है तो आज के डेट में आपको साक्ष्य देना होगा। तो मटेरियल एविडेंस हो और वो रेलेवेंट हो और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रेलेवेंट हो। दूसरे शब्दों में जो इस समय संदर्भ चल रहा है उसके हिसाब से रेलिवेंट हो। अंग्रेजों का जमाना गया, अब वो राज काज वाली बात तो है नहीं, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं वो 1978 का एक केस है एम करुणानिधि बनाम भारत संघ का एक केस 1978 का, जिसमें जन सेवक पब्लिक सर्वेंट माना है सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो चाहे नेता हो। नेता जो है जनप्रतिनिधि होते हैं और जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो क्रियान्वयन करता होते हैं, यानी नीति बनाने काम नेता करता है, उसको लागू करने काम प्रशासक करता है, सिविल सर्वेंट करता है। तो मैं आपको बता रहा हूं 1962 का जो गाइडलाइन है केदारनाथ सिंह का, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपने दूसरे हलफनामे में कहा भी है कि वो गाइडलाइन पर्याप्त है, उसके हिसाब से काम किया जा सकता है, इस धारा को रद्द करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि हम इस पर पुनर्विचार करके कुछ और भी अपना विचार व्यक्त करेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, अपना मंतव्य स्पष्ट करेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला ले। तो कुल मिलाजुला करके कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि देशद्रोह और राजद्रोह में अंतर हो रहा है। देशद्रोह जैसा मैंने बताया कि भाई अगर आप मान लीजिए आईएसआईएस का झंडा बुलंद करते हैं, देश के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, सशस्त्र विद्रोह करते हैं, आतंकवाद के क्रियाकलाप में शामिल होते हैं, आरडीएक्स का प्रयोग करके देश को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं, या खालिस्तान का झंडा बुलंद करते हैं, खालिस्तान की मांग को आगे बढ़ाते हैं, यानी सेपरेटिस्ट पृथकतावादी किसी भी आंदोलन से अगर आप जुड़ते हैं तो वो देश के विरुद्ध हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो खुफिया जानकारी शेयर करें, चाहे कोई शत्रु देश की किसी भी रूप में मदद करें, जिसके साथ युद्ध चल रहा है वही शत्रु देश है। भारत ने शांति काल में किसी देश को शत्रु देश अपना घोषित नहीं किया है। भले ही चीन और पाकिस्तान से की तरफ से भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया जाता है, लेकिन भारत ने उनको भी शत्रु देश नहीं माना। हाँ, युद्ध की दशा में वो अपने आप शत्रु हो जाएंगे। आर्टिकल 366 के अनुसार, अनुच्छेद 366 के अनुसार जो है वो शत्रु देश मान लिए जाएंगे जो युद्ध के दौरान जो है जिनसे भारत युद्धरत होगा। खैर, वो तो एक लंबी बात हो गई। तो देशद्रोह और राजद्रोह में हमने अंतर बताया और आपको यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, केदारनाथ सिंह वाद क्या है। केदारनाथ सिंह वाद के परिप्रेक्ष्य में केंद्र अपना मंतव्य स्पष्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजेस की पीठ के सामने। 3 जजेस की पीठ चाहती थी इसे संविधान पीठ को सौंपना, जिस पर केंद्र ने कहा कि इसको संविधान पीठ को देने की जरूरत नहीं है। हम सक्षम है इस पर अपना मंतव्य स्पष्ट करने के लिए। जब हमारी बात से संतुष्ट नहीं होगा कोर्ट, तब उसके बाद से इसको संविधान पीठ को सौंप सकता है। संविधान पीठ का मतलब भी आपको समझाया। इसमें 3 जजेस का नाम भी आपको बताया। एनवी रमन्ना जो भारत के चीफ जस्टिस हैं वो इस बेंच को हेड कर रहे हैं, और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली इसके 2 अन्य जजेस हैं।
ठीक है। ये पिछले साल जुलाई से रिलेटेड मामला है। पिछले साल जुलाई में विनोद दुआ को जमानत देते हुए 124 ए के तहत उनके राजद्रोह का केस उनके विरुद्ध दर्ज किया गया था। विनोद दुआ एक स्वतंत्र पत्रकार थे जो मोदी सरकार के आलोचक थे। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको जमानत दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और उसी समय एनवी रमन्ना ने टिप्पणी किया था कि आजादी के 75 साल बाद, 75 साल हो ही गया, 2022 और 2021 में तो 75 नहीं हुआ था, लेकिन 2022 में तो 75 हो ही गया, और 2021 में भी आप कह सकते हैं अगर 47 को भी जोड़ा जाए तो उस समय एनवी रमन्ना ने कहा था कि आजादी के 75 साल बाद भी क्या इस तरह के कानून की जरूरत है जो कॉलोनियल यानी उपनिवेश कालीन या औपनिवेशिक का कानून है, अंग्रेजों के जमाने का कानून है, क्या इस तरह की जरूरत है। तो मैंने जैसा बताया, राजद्रोह और देशद्रोह में अंतर होता है। देशद्रोह के लिए धारा 121 है इंडियन पीनल कोड का, और 124 ए राजद्रोह, ए मतलब जिसे बाद में जोड़ा गया, लॉर्ड मेयो के समय 1870 में जोड़ा गया था और तब से लेकर अब तक है। हालांकि जब महात्मा गांधी के विरुद्ध इसको लगाया गया था 21-22 में, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई किसी व्यक्ति के दिल में राजा के प्रति या सरकार के प्रति अनुराग जबरदस्ती नहीं भरा जा सकता, वो स्वतः स्फूर्त होता है, वो दिल में ही पैदा होगा। तो सरकार ऐसा काम करे जिससे हम दिल से सरकार के काम को सराहें और स्वीकार करें, नहीं तो हम सरकार की आलोचना करेंगे ही, सरकार चाहे जो करना चाहे सो करे। तो 1921-22 में महात्मा गांधी के विरुद्ध ये राजद्रोह का केस लगाया गया था। उस समय उन्होंने ये बात कही थी। दूसरे शब्दों में विल्फ्रेडो परेटो ये कहता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चूंकि इसको चेंज नहीं किया, चूंकि लुटियन जोन्स के पत्रकारों के और दरबारियों के प्रभाव में वो थे, तो विल्फ्रेडो परेटो इटालियन समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री और इंजीनियर था वो, उसकी बात याद आ गई। वो कहता है कि वास्तव में इतिहास अभिजात्य वर्ग का कब्र है। तो वही बात है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, ईएच कार कहते हैं, वो भी सही है, और इतिहास अभिजात्य वर्ग का कब्र है, ये भी सही है। दूसरे शब्दों में लुटियंस जोन के पत्रकार और ब्यूरोक्रेट और नेता पंडित नेहरू को ऐसा परामर्श नहीं दिए कि 124 को बदल दिया जाए, और उन्हीं के समय में 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी किया था कि सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद भी पंडित नेहरू की सरकार ने इसको बदला नहीं। इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग इंदिरा गांधी ने किया, जैसा मैंने आपको बताया। राजीव गांधी के समय में भी इसका अच्छा खासा प्रयोग हुआ, यहां तक कि नरेंद्र मोदी की सरकार के समय भी इसका अच्छा खासा, ज्यादातर इसका दुरुपयोग राज्य सरकारें करती हैं, क्योंकि पहले अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तो वो इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया करती थी। केंद्र सरकार इसका कम प्रयोग करती है, राज्य सरकारें ज्यादा, क्योंकि केंद्र सरकार के हाथ में पुलिस कुछ ही जगहों पर है, जैसे मान लीजिए पैरामिलिट्री फोर्सेज, जैसे दिल्ली पुलिस है जिसके पास एफआईआर लॉन्च करने का पावर है, या अन्य यूनियन टेरिटरीज की पुलिस है, ठीक है। तो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में जो ये सब पुलिस हैं, तो ये कम ही इस तरह की चीजें करती हैं, ज्यादा चूंकि राज्य के हाथ में राज्य पुलिस होती है, तो राज्य सरकारें इसका ज्यादा बेजा इस्तेमाल करती हैं, गलत इस्तेमाल करती हैं। वो ज्यादा केसेज में इस तरह के मामले बुक करती हैं और लोगों को ट्रायल पर चढ़ाती हैं। खैर जो भी है, तो सरकार के विरुद्ध किसी भी तरह की बात करना, चाहे वो शब्द से आपने कहा हो, चाहे जुबान से कहा हो, चाहे संकेत में कहा हो, चाहे आपने कार्टून बना के किसी भी तरह का प्रतिनिधित्व किया हो, इन सब मामलों में जो है वो राजद्रोह का केस हो जाता है। और देशद्रोह, जैसा कि मैंने आपको बताया, धारा 121 इंडियन पीनल कोड, इसके बीच अंतर है। अब इसकी समीक्षा हो रही है, देशद्रोह की नहीं, राजद्रोह के कानून की समीक्षा हो रही है, 124A की समीक्षा हो रही है। केंद्र सरकार को अगले हफ्ते तक ये बताना है कि भाई वो इस बारे में क्या सोचती है, फिर उसके बाद देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। तो विल्फ्रेडो पेरेटो की बात भी आप याद रखिएगा, जिन अभिजात्य वर्ग के पत्रकारों ने, दरबारी पत्रकारों ने कांग्रेस को ऐसा इसे बदलने से रोका था, अब वही वर्तमान में जो 2014 में सरकार आई, उसके तहत एक के बाद एक वो फंसते रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पत्रकार या ये वामपंथी विचारधारा वाले पत्रकार ऐसे फंसते नहीं रहे। जैसे जयललिता ने, आप देखे होंगे, उधर हिंदू ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो राम साहब थे, एन राम, ठीक है, उनके विरुद्ध भी 124A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके तहत वो भाग खड़े हुए थे और कर्नाटक हाई कोर्ट से जाकर के उनको रिलीफ मिला था। यही नहीं, इस तरह के केसेज अन्य राज्यों से भी आते रहे, जैसा मैंने आपको बताया।
तो इस प्रकार से देशद्रोह और राजद्रोह में हमने अंतर बताया। राजद्रोह के केस की समीक्षा की जा रही है। इसके बारे में केंद्र का जो हलफनामा है उसके आधार पर केंद्र जो अपनी बात रखेगा कोर्ट के सामने, उस पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि राजद्रोह के केस को लेकर के केंद्र सरकार का क्या विचार है और फिर उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का क्या विचार है और तदनुसार पार्लियामेंट में इसको किस तरह से संशोधित कराया जाता है, इस पर किस तरह से आगे सरकार बढ़ती है। इन सब विषयों पर चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।